तो मैं आपको नॉर्मली बताऊं कि हमारे यहाँ जो मैट्रिक पास स्टूडेंट होते हैं या इंटर पास स्टूडेंट होते हैं, ज्यादातर वो फुली पैकेज नहीं करवाते अपने मोबाइल के अंदर। जिनके पास वाईफाई है दैट्स ओके, वो कर लेते हैं। लेकिन जो मोबाइल के ऊपर यूज करते हैं उनके पास फुली पैकेज नहीं होता। फुली पैकेज मीन दैट कि आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, इंटरनेट पे कोई भी चीज आप चला सकते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल पैकेज करवाते हैं, मतलब थोड़ा सा चीप टाइप का जो पैकेज होता है, जिसमें खाली व्हाट्सएप के आपको मिनट्स मिल गए, जिसमें जूम मिल गया आपको, सॉरी फेसबुक मिल गया, फेसबुक के आपको कुछ एमबीज मिल गए, और किसी को यूट्यूब के एमबीज मिल गए। तो हमने जूम, लेकिन जूम का इस्तेमाल करना मतलब प्रोफेशनल ये तो है, और हम माशाल्लाह आईटी एजुकेशन आपको दे रहे हैं, तो क्या हमें नहीं मालूम होगा कि जूम जो है वो इस वक्त प्रोफेशनली चल रहा है? तो ऐसी बात नहीं है, और आगे भी हम जूम इस्तेमाल फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट की रिकमेंडेशन है। तो ज्यादातर जब हम अगर ऑनलाइन वालों को ये कहते हैं कि भाई आप लोग नहीं ले सकते, ठीक है, आपके साथ जूम का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो 40% हमारे पास सवाल ये होते हैं कि सर जूम क्या होता है, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। और फेसबुक है, यूट्यूब है, वो उसका बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है, वो बिल्कुल मतलब लोग आम रूटीन में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम उसके बाद उसका लिंक शेयर कर देते हैं, लाइव चल रहा होता है, तो जस्ट उस पर क्लिक करता है स्टूडेंट और डायरेक्ट वो वहां पे पहुंच जाता है। जूम के अंदर उसको आईडी बनानी है, उसमें आई पासवर्ड डालना है, फिर अप्रूव के लिए वो बेचारा वेटिंग रूम में होता है। तो जिसको ये आदी है जूम का, तो वो तो ये काम कर लेता है, लेकिन जो बेचारा आदी नहीं है, तो हमारा तो पॉइंट ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हमारी आवाज जाए और मैक्सिमम लोग इसको देखें, तो हम इसको थोड़ा सा इजी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो मुजायका नहीं है। और प्लस पॉइंट तो ये है कि जूम का आपका जो नॉर्मल पैकेज है वो आपको 40 मिनट की क्लास देता है, फिर आपको नया लिंक दोबारा बनाना पड़ता है। जूम और यूट्यूब पे ये है कि आप 2 घंटे की स्ट्रीमिंग कर लें, कोई इशू नहीं है। एक प्लस पॉइंट आपके पास ये भी है। ठीक है, तो ज्यादा जो वजूहत नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन वालों ने एक शिकायत ये भी की कि सर आपने कहा कि हमें सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा कि देखें, जो हमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थोड़ी बहुत पाबंदियां होती हैं, और कुछ रिस्ट्रिक्शन हम खुद भी लगाते हैं। लाइव क्लास का एक अलग मजा है, फिजिकल जो लोग आते हैं वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कोई जॉब से आ रहा है, कोई कॉलेज से छुट्टी लेकर आ रहा है, तो वो चीजें एक अलग चीजें हैं। ठीक है, और जो घर में बैठकर लाइव क्लास ले रहा है या फिर जो देख रहा है इसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, तो वो एक अलग चीज है। फिर जो फिजिकली बैठे होते हैं उनका माइंड ज्यादा इस तरफ फोकस कर रहा होता है, उनके जहन में सवालात आ रहे होते हैं, हम उनसे डिस्कशन करते हैं। तो हमें साथ ही साथ हम उनको टेस्ट भी कर रहे होते हैं ना, असिस्टमेंट उनके हो रहे होते हैं साथ ही साथ। तो हम उनका टेस्ट वगैरह साथ ही साथ हमें पता चल रहा होता है जी, ओरल बातें पूछ ली और ऐसे ऐसे कि कितनी समझ में आ रही है क्या बातें। लेकिन जो लाइव ले रहे हैं उनसे ज्यादा हमारी इंटरेक्शन नहीं होती। तो ये वजूहात है, लेकिन ये है कि फ्यूचर में हमारा एक प्लान है, और इंशाल्लाह वो हदफ पूरा भी होने वाला है, कि आइंदा आने वाली जो वर्कशॉप होंगी, कोशिश हम यही करेंगे कि जो ऑनलाइन वाले हैं, उनको ऑनलाइन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए। फिर उसको प्रिंट करना और बाकी सारी चीजें वो आपके ऊपर है, लेकिन हम यहाँ से ऑथेंटिक करके उसको ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट, लेकिन इस वर्कशॉप के लिए फिजिकल जो लोग आएंगे और मुकम्मल आएंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बाकी नहीं। इसके अलावा ऑनलाइन वालों का भी कोई ऐसा खास सवाल नहीं था। हाँ, एक सवाल था कि सर आपने प्रेजेंटेशन जो है पीडीएफ क्यों भेजी, पावर पॉइंट क्यों नहीं भेजी? भाई देखिए, पावर पॉइंट जो है उसके ऊपर काम करने में टाइम लगता है पूरा, और उसकी डिजाइनिंग है, उसकी एनिमेशन है। तो एक तो ये है कि चूंकि वो हमारा मटेरियल है और उस पर हम इतनी मेहनत करते हैं, सामने वाला उसको खाली कॉपी पेस्ट करके चला ले, तो ये चीज नहीं है। जो चोर को चोरी करने का मौका भी नहीं देना चाहिए ना, ये भी मामला है। अगर हम ये खुलेआम सोना रख के और घूमते रहे और हम बोले कि यार लोग चोरी कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो कॉपीराइट से बचने के लिए हम ये करते हैं। दूसरा ये होता है कि अक्सर स्टूडेंट जब उसको खोलते हैं, तो चूंकि उस पर मुख्तलिफ इफेक्ट लगे हुए होते हैं और उनसे वो खराब हो जाते हैं, तो टेक्स्ट भी आगे पीछे हो जाता है, कभी उसका इमेज आगे आ जाता है फ्रंट पे, टेक्स्ट पीछे चला जाता है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसलिए हम उसको पीडीएफ करके भेज देते हैं। ठीक है, सो फॉर्मली आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का जो डे है वो किस लिहाज से है, आपको याद होगा हमने कहा था कि हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को। ठीक है, तो उसमें यह है कि हम अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं, इंट्रोडक्शन हमारा उसी तरीके से है जो हमने थोड़ा सा कल ओवरव्यू लिया था इसका, कि हमारे पास बहुत सारे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हैं। जो मेजर हैं, जो स्टूडेंट की जुबान पर आम है, वो अपवर्क है, फीवर है, तो उसको फाइवर भी बोलते हैं। फाइवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 5 से बना है। ठीक है, और 5 से क्यों बना है, इसकी भी एक हिस्ट्री है, तो खैर अभी हम हिस्ट्री के ऊपर नहीं जा रहे कि इसको फाइवर क्यों कहते हैं। तो खैर ये है, और इसके अलावा फ्रीलांसर डॉट कॉम है। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन चूंकि ये 3 मेजर हैं, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और बस तकरीबन हर प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल वगैरह सेम टाइप की होती है, तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। ये तीनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ हैं, इसलिए हमने इन तीनों को चुना है ताकि सारी चीजें कवर हो जाए। अब इसमें
जो अहम चीजें हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट। अकाउंट को क्रिएट जब हम करते हैं तो अकाउंट को क्रिएट करने का तरीकेकार क्या है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया कि अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि वो अपने गूगल से या दूसरा कोई ईमेल होता है, और क्योंकि इन्होंने आसानी दी हुई होती है कि अपना मेक एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे या साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको डिफॉल्ट अकाउंट की पेशकश करेगा कि अगर आपका जीमेल वगैरह पे बना हुआ है तो डायरेक्टली उस पे बना ले। आप उस पे क्लिक कर देते हैं, वो बन जाता है। अकाउंट रजिस्ट्रेशन तक तो ये बात ठीक है, लेकिन अकाउंट रजिस्ट्रेशन के अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, विजिट प्लेटफॉर्म, आपने किसी वेबसाइट पे विजिट किया, उसके बाद आपने क्या किया कि साइन अप पे क्लिक कर दिया, साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने अकाउंट बना दिया। उसके बाद जो आपकी अहम चीज शुरू होती है वो है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल, अच्छा यहाँ पे अकाउंट बनाना मैं अभी नहीं सिखाऊंगा यहाँ पर इसमें, क्योंकि उसमें बहुत कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है वो, और आप लोग बना सकते हैं माशाल्लाह सारे के सारे। और हमने अकाउंट क्रिएट करना नहीं सीखना, अकाउंट को चलाना कैसे है, उसके फवाइद कैसे हासिल करना है, ठीक है, अपने लिए अपने करियर के लिए उसको बेनिफिशियल किस तरह बनाना है, हमने वो चीज सीखनी है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल में मैं बात करूंगा नेम की, कि आप लोग नेम अपना ऑफिशियल डालें जो आपका अपना है। ऑफिशियल से भी बाज़ औक़ात लोग गलत नाम, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपने चैनल का नाम रखता हूँ, यूट्यूब चैनल का नाम रखा है इरफान ऑफिशियल। ठीक है, तो इरफान के साथ ऑफिशियल भी लग गया, जबकि मेरा नाम है मोहम्मद इरफान खान, ये मेरा एनआईसी का नाम है। तो आपके सीएनएसी के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, सॉरी जो नाम लिखा हुआ है, जो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर नाम है, जिनका जो अंडर 18 है, जिनका सीएनएसी नहीं बना हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट वो नाम लिखें। उसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि आप अगर कामयाब हो जाते हैं और आप डॉलर में कमा रहे हैं तो बैंक में ट्रांसफर पैसे करवाने के लिए वो आपको बहुत फायदेमंद है। अगर आपने अपना नाम रखा हुआ है प्रिंस शहजाद है, या बाबा की परी, और या कुछ इस तरह से कोई आपने नाम रखे हुए मेल या फीमेल के, तो भाई जब आप बैंक की ट्रांजेक्शन पे जाते हैं तो वहां पे फंस जाते हैं। आप कैसे प्रूफ करोगे? शनाख्ती कार्ड पे आपका नाम लिखा हुआ है इलियास चांडियो और अकाउंट पे आपका नाम लिखा हुआ है प्रिंस अवान, कितना बड़ा फर्क है। तो नेम आप जो चूज करेंगे वो अपना सिंपल सा नेम, कोई प्रिंस रिंस लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिशियल वर्क करने जा रहे हैं, कभी जो है किसी ऑफिस में या कभी कंपनी में किसी ने सुना है कि वहां जाके बोल रहा है कि लोगों को कह रहा है कि जी मुझे प्रिंस बोला करो, नहीं, वो आपकी ऑफिशियली आपकी है, प्रोफाइल आपकी ऑफिशियली होती है। तो नाम आपने वो रखना है जो आपका एक्चुअल नाम हो। इसका एक ये फायदा है बैंक ट्रांजेक्शन का। दूसरा दूसरा ये है कि जब आप फेमस हो जाते हैं तो लोग आपको किस नाम से ढूंढेंगे? उसी नाम से ढूंढेंगे ना। बाज औकात मैं थोड़ा सा अपनी इमेच्योर लाइफ के अंदर मैं बहुत ज्यादा घबरा भी जाता था, बाज औकात हंसता भी था कि यार ये कैसे कैसे नाम रखते हैं लोग। किसी का गुमोरियो है, किसी का क्या कास्ट लगी हुई है, किसी की क्या कास्ट लगी हुई है, नाम बाज औकात पढ़े भी नहीं जाते थे। और बाज औकात कुछ ऐसे नाम होते थे जिस तरह वो हंसी आती है। वो एक दफा मैं वो वीडियो क्लिप देख रहा था इंडियन मूवी का, तो बंदा एक बंदे को इंट्रोड्यूस करा था, इनसे मिले, ये मिस्टर चड्डा। अब ये उनकी कास्ट है, ठीक है, हमारे यहाँ जो है इसको ये शॉर्ट नेकर को कहते हैं। तो एक अजीब सा फील होता है। लेकिन जैसे ही हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमने कदम रखा, हमने कहा यार ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कोई आपको आपके नाम से ढूंढता है तो उसको बड़ी आसानी होती है। मिसाल के तौर पे मैं फिर कहता हूँ कि आप अपने किसी बचपन के दोस्त को या किसी स्कूल फ्रेंड को, पुराने फ्रेंड को आप फेसबुक पे ढूंढे उसके नाम से, अगर उसने एक्चुअल अपना नाम वही रखा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आपको वो मिल जाएगा। सही है, मिल जाएगा आराम से। लेकिन अगर उसने तस्वीर लगाई हुई है कोई अजीब सी और नाम उसने कोई चेंज करके रखा हुआ है अजीब सा, तो वो आपको 10 बार आपके सामने से गुजर जाएगा, कभी भी आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अब अगर आप एक फेमस फ्रीलांसर हैं और नाम आपने कुछ और रखा हुआ है, अगर लोग आपको ढूंढ रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म्स पे या सोशल मीडिया पे आपको ढूंढ रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे काम करवाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह ढूंढेंगे आपको? कैसे याद रखेंगे आपको? क्लियर हुई ये बात? ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल एक और चीज है, मैंने एक जगह से काम करवाया, कोई भी काम करवाया, और वो काम जो है बहुत अच्छा मैंने करके दिया, और मेरा जो क्लाइंट था उसने मुझे बोला आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम जो है वो मोहम्मद इरफान है। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया, गपशप हो गई। अब किसी और बंदे ने उसको बोला यार ये काम तो बड़ा जबरदस्त है, इस बंदे ने काम किया है, आप भी इससे करवाओ। क्या नाम है उसका? मोहम्मद इरफान है, आप वर्क पे ढूंढ लेना इसको, या फीवर पे होगा, ये बहुत अच्छा बंदा है, काम करता है अच्छा। अब वो मोहम्मद इरफान के नाम से ढूंढ रहा है, मोहम्मद इरफान है ही नहीं, मोहम्मद इरफान है ही नहीं, और अगर है तो वो कोई और है। क्या हुआ उससे? ये आपने तो कोई और नाम रखा हुआ है, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद ईमेल, ईमेल ऑफिशियली बनाए अपना।
अक्सर लोगों का ईमेल बना हुआ होता है, जैसे मिसाल के तौर पे व्हाट्स योर नेम, आतिफ, आतिफ, आतिफ का ईमेल एड्रेस बना हुआ है आतिफ328576 @gmail.com। अब ये क्या है 325876, ये क्या है? ये ऑफिशियल, ये बहुत बुरा इम्पैक्ट देता है। नॉर्मल लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन अक्सर लोग इस तरह भी बना देते हैं, प्रिंस आतिफ @gmail.com, ठीक है, या इसी तरह कोई ना कोई अपना नाम लगा देते हैं। वो एक जी, बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपको जो है वो जीमेल का एक्सेस देते हैं और कबूल कर लेते हैं। तो हम थे ईमेल के ऊपर। अब ईमेल प्रोफेशनल होगा तो ही बड़े क्लाइंट आपको, जो प्रोफेशनलिस्ट हैं, वो आपको ऊपर फोकस रखेंगे, तो ही रखेंगे आपके ऊपर। जैसे फोन नंबर, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई अननोन कॉल आती है, आप बाजू का उसको काट देते हैं, फोकस भी नहीं करते। लेकिन जब कोई एक अच्छे नंबर से, गोल्डन नंबर से आती है कि 7777722 666666, इस तरह से जब आपके पास नंबर आता है, आप हैरान हो जाते हो, यार ये कौन है, कोई खास आदमी होगा जिसके पास ऐसा नंबर है, ठीक है। तो नंबर का जो सीक्वेंस है, उससे ही आपके ऊपर इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सोचें कि ईमेल अगर प्रोफेशनल आपका बना हुआ होगा तो आप किस तरह, अच्छा प्रोफेशनल ईमेल बहुत मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि लोगों ने बनाए हुए अपने नाम के, तो फिर क्या किया जाए, फिर उसके साथ अपनी स्किल्स ऐड की जाए, अपनी स्किल। मिसाल के तौर पे जैसे वेब मास्टर, वेब मास्टर नईम। अब नईम के नाम से बहुत सारे जीमेल होंगे, लेकिन एक बंदे के अंदर वेब डिजाइनिंग की, वेब डेवलपमेंट की स्किल्स है, तो उसने वेब मास्टर नईम @gmail.com से बनाया हुआ है, ठीक है। मैं टीचर हूँ, तो मैंने इरफान खान सर के नाम से बनाया हुआ है, ठीक है। इरफान खान के नाम से बहुत सारे होंगे, मोहम्मद इरफान के नाम से बहुत सारे होंगे, सिर्फ इरफान के नाम से भी बहुत सारे होंगे, सिर्फ खान के नाम से भी बहुत सारे होंगे। तो मैंने इरफान खान सर, अब अगर कोई इरफान खान के नाम से बंदा है, तो उसको इरफान खान सर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैंने ले लिया है। तो अब उसको क्या चाहिए कि वो इरफान सर और खान एकेडमी, खान एकेडमी तो खैर एक बहुत बड़ी एकेडमी है, उसका भी इसको नहीं मिलेगा, लेकिन खान सर, इस तरह से वो ढूंढने की कोशिश करे अपनी स्किल्स जो आप डेली लाइफ में कर रहे हैं। उससे फायदा ये होगा कि आपका जो प्रोफेशनल नेम है वो एक क्रिएट हो जाएगा, लोगों के दिलो दिमाग में वो बैठ जाएगा कि यार ये जो ईमेल है। और अगर कोई आप किसी को देते भी हैं या आपका ईमेल कोई फॉरवर्ड भी करता है, तो सामने वाले बंदे को ऑटोमेटिक आपकी स्किल्स, जैसे अगर मैं नाम शेयर करूं, भाई ये आतिफ साहब है, इनसे राब्ता कर लें, तो वो आतिफ ईमेल है, सिर्फ आतिफ है। देखने वाले को कुछ पता चल रहा है आपके नाम के बारे में? नहीं पता चल रहा। आपके क्लाइंट को आपके बारे में फिलहाल कुछ नहीं पता चल रहा, उतना पता चल रहा है जो मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक साथी हैं, उनका जो ईमेल है वो है सिद्दीक टाइपिस्ट, या आई थिंक टाइपिस्ट सिद्दीक @gmail.com। तो मैंने आपके साथ वो शेयर कर दिया। अब बता उनकी स्किल्स क्या है? टाइपिंग है। इस मीन दैट वो डेटा एंट्री का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सॉरी, अब तो कंटेंट राइटिंग नहीं, कंटेंट टाइपिंग बोलना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में राइट नहीं होता, टाइप होता है। सो देखें, ईमेल से पता लग गया आपको, आपने खुद पहचान लिया, ठीक है, आपने खुद पहचान लिया ना उसको। तो जब आपका ईमेल प्रोफेशनल होगा, एक ऑथेंटिक होगा ईमेल आपका, तो उससे आप कैसे बासानी पहचान सकते हैं। आए आए जी तला साहब, कैसे हैं? खैरियत है, तबे ठीक है। सिद्दीक, सिद्दीक ने भी कहा था आने का, आई थिंक। हाँ यार, हम क्या करें, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है उस हवाले से। तो बहरहाल अभी हम बात कर रहे थे ईमेल की। तो जैसे मैंने आपको बताया वेब मास्टर नहीं, आपको पता चल गया कि उसकी स्किल्स क्या है। मैंने बताया टाइपिस्ट सिद्दीक @gmail.com, आपको पता चल गया उसकी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ आतिफ 789236 @gmail.com, आपको पता चला। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है कि आप अपना ईमेल जो है वो प्रोफेशनल बनाएं, ठीक है। उसके साथ बिल्कुल कोई इस तरह का जो फंकी टाइप का लफ्ज है वो आप ना जोड़े। उससे ये होता है कि क्लाइंट के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक तो ढूंढने में बड़ा मसला होता है, उसके बाद उस पर क्लाइंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है कि यार ये क्या है, ठीक है। तो इस चीज का जरा ध्यान रखेंगे। अगली चीज जो है कि आपका जो पासवर्ड वगैरह उसको आप वेरीफाई, वेरीफाई ईमेल बहुत जरूरी है सर आप लोगों के लिए। वेरिफिकेशन ईमेल बहुत जरूरी है। एनीबडी कैन टेल मी दैट व्हाट इज द वेरिफिकेशन ईमेल? कोई बता सकता है वेरिफिकेशन ईमेल क्या? जी, आपको पता चल जाए। इट्स मीन दैट यू मस्ट हैव एन अदर ईमेल, आपके पास कोई और ईमेल होनी चाहिए जिसके ऊपर आपने वेरीफाई किया हो अपने अकाउंट्स को। और जब भी वहां पर कोई भी इंटर होता है, कोई भी कोई चीज करता है, तो पहले तो वो ऑथेंटिफिकेशन मांगेगा। अगर वो उसको हैक करने की कोशिश करता है तो आपको, अब पिछले दिनों मैं आपको इसकी एक पावर बताऊं, मेरा फेसबुक 2 बार हैक हो चुका है। पहला जो हैक हुआ था वो तो हुआ था 2000 आई थिंक 13 में या 14 में। उसको मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, उसको मैंने रिट्रीव करने की बहुत कोशिश की, फेसबुक वालों से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको इमेजेस भेज रहे हैं, आप बताओ ये कौन है।
उनके नाम बता दो एक्चुअल। और वही वाला मसला हुआ जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ ना। मेरे पास आया मेरे दोस्त का, मैंने उसको नाम लिख कर भेजा। आई थिंक अली जैदी करके नाम था उसका, फैजान अली जैदी, सॉरी। मैंने कहा ये फैजान अली जैदी है, इस तरह और तो उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा ये आपके नाम ही नहीं है जो आप नाम ले रहे हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या मसला, ये तो वही लोग हैं। अब उन्होंने अपना नाम, किसी ने प्रिंस करके रखा हुआ था, किसी ने मतलब उड़ता जहाज रखा हुआ था, किसी ने बहता पानी रखा हुआ था, क्या अजीब अजीब नाम थे। तो मैं तो अपने फ्रेंड्स को पहचानता हूँ भाई, ये आतिफ है, ये तलह है, ये अब्दुलरहमान साहब है, ये वो साद साहब है। तो मैंने तो इसी तरह भेजा। तो वो क्या हुआ, मेरी प्रोफाइल डेड हो गई। फिर मैंने एक नया अकाउंट बनाया, और वो रिसेंटली पिछले साल वो हैक हुआ दोबारा। वो हैक हुआ तो मैंने उस पे दोबारा उनको वेरीफाई करने के लिए उनको कहा। तो उन्होंने कहा कि आपकी वेरिफिकेशन ईमेल कौन सी, उस वक्त नहीं थी, मांगी थी। मेरे पास नहीं था, तो मैंने फ्रेंड्स को चूज किया, तो मैंने वेरिफिकेशन ईमेल दी। वेरीफाइड उसने भेजा मेरे पास कि अगर आप यही हैं तो आप इस पे क्लिक कर दें, नहीं है तो छोड़ दें। मैंने फौरन से क्लिक किया, तो उसने मेरे पास दोबारा उसकी ऑथेंटिफिकेशन दे दी, पासवर्ड वगैरह मैंने चेंज कर दिया। कहने का मकसद ये है कि अभी तो मैंने आपको फेसबुक की बात बताई ना, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। और बहुत ही आसान सी, जो फ्रीलांसिंग के तौर पे आजकल जो लोग यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, मैं उनकी बात बताता हूँ। आपने एक चैनल बनाया हुआ है, आपने एक अकाउंट बनाया हुआ है, अपवर्क पे बनाया हुआ है, फाइवर पे बनाया हुआ है, या आपने freelancer.com के ऊपर बनाया हुआ है, और आपने भाई उसमें डॉलर जमा करते जा रहे हैं, $2000 हो गए, $4000 हो गए। अब अगर वो हैक हो जाता है तो क्या होगा, आपकी अमाउंट वो ले लेगा। सिंपल है ना। एक तो आपकी अमाउंट ले लेगा, दूसरा अगर उस पर कोई स्ट्राइक आ जाता है फिर क्या होगा, आपका अकाउंट गया, आपके 2 साल 4 साल 6 साल की मेहनत सारी की सारी गई। तो अगर आप वेरीफाइड ईमेल अपना बना के रखेंगे, वेरिफिकेशन में रखेंगे उसको, तो जैसे ही कोई गड़बड़ होगी आप वेरिफिकेशन की अपील कर देंगे। पहली चीज तो ये गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आजकल जो लोग डबल वेरिफिकेशन ऑन करके रखते हैं, वो देखा होगा आपने, अगर आप जीमेल पे कहीं पे भी आप लॉग इन हो रहे हैं किसी सिस्टम में, तो वो आपके मोबाइल के ऊपर पहले मेल भेजता है कि आर यू दिस और नॉट, परमिशन देनी पड़ती है आपको। तो सिंपली अगर कोई हैक करने की कोशिश करेगा वो हो जाएगा, आपके पास परमिशन आ जाएगी, आप उसको कर दोगे नो, वो वहां से लॉगिन नहीं होगा। लेकिन ये जीमेल के हवाले से बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप ऑफिस में हैं, हम एक इंक्यूबेटर का मालूम है किसी को, क्या होता है ये? यस, अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट कह लें या वर्कर कह लें, यूं कह लें। मिसाल के तौर पे एक प्लेस है, और उसको अच्छी तरीके से अच्छा एनवायरनमेंट दिया हुआ है काम करने का, और लोगों को सेल पे दिया हुआ है एक एक डेस्क, और सेल भी नहीं, सॉरी, रेंट पे दिया हुआ है। यूं समझ लें कि आपका मिनी ऑफिस है। आप आए, बैठे अपनी जगह पे, खामोशी से अपना काम करें और जाएं। आपकी मर्जी, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपको इंटरनेट भी प्रोवाइड करेंगे, एनवायरनमेंट खामोशी का प्रोवाइड करेंगे, और जो जो दफातर में चीजें होती है। अब एक आदमी एक पूरा ऑफिस लेगा, उसका महीने का उसका खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल है, तो इंक्यूबेटर्स वगैरह ने ये काम आसान कर दिया आप लोगों के लिए। तो अब आप वहां काम कर रहे हैं, और आप गलती से अपना अकाउंट छोड़ के चले गए। और यहाँ से मुझे एक चीज बहुत अच्छी याद आई, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब वो आपको छोड़ के चले गए, वो आपके दोस्त ने खोल दिया। पहले वो आया, उसने बोला यार इसको बंद करके दे जाता हूँ, ये ऑन करके छोड़ के चला गया, नेकी उसने जहन में डाली। जैसे ही उसके जहन में नेकी आई, शैतान फौरन आ गया, उसने बोला खोल के भी देख ले यार क्या है। जब उसने खोल के देखा तो आपका अकाउंट खुला हुआ है। अब आपका अकाउंट खुला हुआ है तो उसके अंदर उसने बोला यार ये भी देख ले इसने कितने कमाए। जब उसने ये देखा कि यार इसके पास तो भाई $16,000 पड़े हुए हैं, मेरे पास सिर्फ $6,000 पड़े हुए हैं, ये क्या है। तो वो फौरन से अगर आपका पासवर्ड वहां से चेंज कर दे आपके अकाउंट से, तो आप उसको खोल नहीं पाएंगे। जब तक आप ये समझेंगे कि यार क्यों नहीं खुल रहा है, तब तक वो आपकी पेमेंट ट्रांसफर कर देगा, और किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ट्रांजेक्शन में पता तो चलता है किस अमाउंट किस अकाउंट में जा रही है, लेकिन आप ये बताएं कि अगर आप किसी के अकाउंट में पेमेंट डाल देते हैं तो वापसी रिट्रीव करते हैं वहां से। बंदे का तो पता चल सकता है ना। मेरे पास आ जाए पुलिस, बोले सर आपके अकाउंट में $5,000 ट्रांसफर हुए हैं, तो मैं बोलूंगा सर व्हाट इज द प्रूफ कि मैंने किए हैं। जिसने किए उसको पकड़ो जाके, मेरे तो अकाउंट में आए ना। मैंने बैंक में जाके किसी से रिक्वेस्ट की है, मेरी उस कॉल पे किसी बंदे से बात हुई है, मैंने कोई चीज सेल की है, मेरी कोई इनवॉइस है, मेरे कोई थंब इम्प्रेशन है, कोई आइडेंटिफिकेशन मेरी है नहीं है, पॉलिसीज के तहत। बात, हाँ, बैंक वालों ने रिटर्न कर दिया, उसकी कुछ पॉलिसीज होंगी। जैसे हम और आप जब ये देखते हैं ना न्यूज के अंदर कि लोग हजारों डॉलर ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ से वहां, हर बैंक की तो पॉलिसी नहीं है। जैसे जस्ट नाउ हमारा अभी एक वाकया हुआ था बाइकिया वाला, शायद आपको भी याद हो, कि वो एक सामान जो है वो भिजवा रहे हैं एक जगह पर, बाइकिया का तो तस्वीर भी है बंदे की, और फिर नंबर प्लेट वगैरह भी है। और जब उसने धोखा किया, रास्ते में लोकेशन बंद कर दी, सामान लेके भाग गया,
और बाइकिया वालों को कॉल की तो उन्होंने कोई खास रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। ये तो बैंक बैंक के ऊपर भी है, क्लाइंट के ऊपर भी है, पॉलिसीज के ऊपर भी है। ठीक है। और उस बंदे ने 3 लाख रुपए, अब वो 3 लाख रुपए निकाल दे फिर, 3 लाख रुपए निकाल दे फिर। हमारे यहाँ माहौल ऐसा है, कहने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा सिक्योर रहे ना। वो अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि मैं चोर को सामान ही क्यों दूं या सामने क्यों रखूं कि भाई तुम इसमें से चोरी कर लो। मेन चीज तो ये है। हमारे यहाँ वैसे माहौल ये है कि आपसे लोग उधार लेते हैं 1-1.5 लाख रुपए, आपको स्टैम्प पेपर पे लिख कर देते हैं मैं फलां दिन दे दूंगा, और वो आपके सामने घूम रहे होते हैं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसे भी केसेस हमारे सामने। तो खैर कहने का मकसद ये है कि सिक्योरिटी रखनी चाहिए। जरूरी नहीं कि ऐसा वाकया हो, हमने देख इमेजिनेशन प्लान बनाया, जरूरी नहीं आप इंक्यूबेटर में जाके काम करें, आप अपने घर में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी आ जाती है कि कोई आपका अकाउंट हैक कर सकता है, कोई ईमेल आ जाए आपके पास, और वो मैं अभी जब अपवर्क और फीवर वगैरह जब हम चलाएंगे तो आपको खुद आपके जहन में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई ईमेल आ जाए, कोई आपकी प्रोफाइल देख ले, उस पर बाकायदा लिखा हुआ होता है कि इस बंदे की इनकम क्या है, तो कोई आपको एक हैकिंग इंजेक्ट बना के आपको एक ईमेल कर दे, क्योंकि आपका ईमेल भी वहां पर है। आपने जैसे ही उस पर क्लिक किया, उस सारी आपकी इन्फॉर्मेशन उसके पास चलेगी, वो अकाउंट हैक हो गया। खैर हमारा अभी अकाउंट हैकिंग के हवाले से नहीं है, हम इंशाल्लाह इस पे कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि हम वेरिफिकेशन को अपने साथ साथ रखें। ठीक है। फिर प्रोफाइल, हाँ, ये एक बड़ा अहम काम है जनाब। देखें, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, ये आपके क्लाइंट को नहीं पता, और ना उसको पता करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे आप में से एक बंदा है, वो कह रहा है जी मैं वेब डिजाइनिंग करना चाह रहा हूँ, दूसरा कह रहा है मैं प्रिंटिंग के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, तीसरा ये कह रहा है कि मैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। आपका क्लाइंट क्या ऐसे बंदे को ढूंढेगा जिसने मास्टर किया हुआ है? आपका बंदा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फीवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसिंग के अंदर कोई आपकी एजुकेशन ढूंढता ही नहीं है, स्किल्स ढूंढता है। सबसे पहले वो ढूंढता है कि आपकी स्किल्स क्या है, दूसरे नंबर पे वो ढूंढता है कि ये कितने रेट ले रहा है, और कितने प्राइस में और कितने टाइम में ये काम करके दे रहा है। तीन चीजें ही आपकी तलाश करता है। कैसे करता है वो भी हम देखेंगे अभी, लेकिन ये चीजें वो तलाश करता है। तो आपकी जो प्रोफाइल है, वो आपने बिल्कुल विनिंग प्रोफाइल बनानी, उसके ऊपर आपने अपनी वो डिटेल डालनी है, एक ऐसी डिटेल डालनी है जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करे। आप एज अ क्लाइंट बन के सोचेंगे। अक्सर हमारे लोग क्या करते हैं, उसके अंदर अपना पूरा बायोडेटा डाल देते हैं, मैंने मैट्रिक फलां जगह से किया, फलां स्कूल से किया, फलां जगह से किया, कॉलेज फलां जगह से पढ़ा, और मैंने बीए फलां जगह से किया, मैंने मास्टर फलां जगह से किया। वो सारी जगह भर जाती है। आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं फ्रीलांसिंग की, आपने वो डालनी है। अपना एक्सपीरियंस उसके अंदर आपने मेंशन करना है कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है। जैसे कल आतिफ साहब आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे हैं जी मैंने कई क्लाइंट्स के साथ काम किया है, प्रिंटिंग करके दी है, और एज अ थर्ड पार्टी मैं काम करता हूँ। लेकिन मैंने जब आपसे कहा कि चाहिए मुझे कुछ सैंपल दिखा दें, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं था। ऐसा नहीं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे सवाल पूछने का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि सर आपके पास क्या पोर्टफोलियो है? कोई पोर्टफोलियो है आपके पास कि आपने ये काम किया? एक क्लाइंट आपके ऊपर भरोसा नहीं करता, एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट पर भरोसा करता है, और ये इंसानी फितरत है। इट इज नॉट अ बिजनेस टेक्निक। आप घर में भी देखेंगे कि आपके घर वाले क्या बात करते हैं, यार मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, कोई अच्छा डॉक्टर है आपकी नजर में? वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि डॉक्टर के लिहाज से वो मरीज क्या है, क्लाइंट है, और वो उस डॉक्टर के दूसरे क्लाइंट से पूछ रहा है कि क्या कोई अच्छा है। वो बोलेगा हाँ यार अच्छा अच्छा है, बोलो। वो फिर अपनी एक्सपीरियंस बताएगा कि मैंने अपने बच्चे का इलाज भी वहीं से करवाता हूँ, मेरे भाई के बेटे भी वहीं जाते हैं, मेरे बहन के बेटे भी वहीं जाते हैं, मेरे दोस्त के बच्चे भी वहीं जाते हैं। ये क्या है? ये उस डॉक्टर का पोर्टफोलियो है पूरा। तो आपका पोर्टफोलियो क्या है? मैं जी 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे भाई हैं, ये भी पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर कोर्सेज माशाल्लाह कई अरसे से। सो डू यू हैव पोर्टफोलियो? पढ़ाते वक्त कोई तस्वीरें हैं आपके पास अच्छी सी? कोई लेक्चर्स आपने मेंटेन किए हुए हैं? कोई विनिंग प्रोफाइल आपके पास है? अच्छा, ट्रेनिंग्स आपने कुछ ली हुई है या नहीं? ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं या नहीं? एक्चुअल एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता खाली। जैसे मैंने 4 साल पढ़ाया हुआ है, और मैं अब पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पास सर्टिफिकेट क्या है, सिर्फ बेसिक सीआईटी का सर्टिफिकेट है। तो लोग अब अकलमंद हो गए, समझदार हो गए। पहले के लोग बोलते थे यार ये इतने सालों से पढ़ा रहा है तो ये माहिर होगा। आज के लोग बोलते हैं कि डिग्री क्या है, सर्टिफिकेशन कितने हैं, पोर्टफोलियो क्या है। अच्छा, लोगों को पोर्टफोलियो सीवी में भी फर्क नहीं पता। सीवी अलग है, पोर्टफोलियो अलग है, प्रपोजल लेटर अलग है, ये सारी चीजें अलग है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। बट मेक श्योर दैट कि आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस प्लस पेमेंट डिटेल। लोग पेमेंट डिटेल नहीं डालते कि यार लोग मेरी पेमेंट देख लेंगे कि यार मैं कितने में काम कर रहा हूँ। ये चीज आपको नहीं करनी। आप डालें उसके अंदर पेमेंट डिटेल डालें, और आप पेमेंट डिटेल भी सर्च करके डालें। कैसे सर्च करके डालेंगे वो भी हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में, वो मैं आपको भी बताता हूँ उसमें। लेकिन थोड़ा सा आप आपने सवाल किया तो मैं यहाँ पे बता दूं। देखें यहाँ पर जैसे हमने कल डिस्कशन जो की कि जो बिजनेस है फ्रीलांसिंग का, फिजिकल बिजनेस की तरह है।
ठीक है। जैसे फिजिकल बिजनेस में अब 3 बिरयानी वाले एक साथ हैं, तो एक बिरयानी वाला 150 रुपए की प्लेट चला रहा है, दूसरा 200 की चला रहा है, तीसरा 250 रुपए की चला रहा है। दोनों के क्वालिटी में फर्क है। लेकिन बाज औकात जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वो क्या करता है, उसको महंगा होगा। बिजनेस टेक्निक के लिहाज से बाज औकात कुछ ऑफर लगा दी जाती है कि यार ये कर लें, इतने में लगा दें, बाय वन गेट वन फ्री कर लें। होता है ना, बाय वन गेट वन। अब लोग, अक्सर लोगों की एक बहुत ही खतरनाक वो है, सोच है, वो कहते हैं कि जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है ना, वो कभी भी बाय वन गेट वन नहीं लगाता। लेकिन ये गलत बात है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप चले जाएं, वहां पे आपको मिलेगा। यहाँ तक कि बुफे में भी आपको मिलेगा। आप 5 स्टार होटल में चले जाएं डिनर के लिए, बुफे में भैया कितने बंदे, 10 बंदे, 10 बंदों का ये पैकेज होगा। यार हमारे पास 20 बंदे, 20 बंदों का अलग पैकेज होगा, आपको अलग पैकेज देंगे। क्यों? बिजनेस टेक्निक है। ठीक है। मार्केट में अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी मुझे टेस्ट नहीं चाहिए, मुझे तो पेट भरना है, तो वो 150 या 200 वाली बिरयानी के ऊपर रागिब हो जाते हैं। तो हम जो पेमेंट देते हैं, डेफिनेटली वो अपने मेहनत के हिसाब से, अपनी स्किल्स के लिहाज से, अपने टाइम के लिहाज से हम लेंगे। लेकिन हम ये भी जरूर देखेंगे कि मार्केट में वही चीज लोग कितने की बना के दे रहे हैं। कल हमने इसके ऊपर अच्छी खासी बात की थी बहुत, कि अगर एक बंदा जो है, वो, उसको 500 रुपए में कोई चीज मिल रही है, तो वो क्यों 5,000 की तरफ जाएगा? वो देखेगा कि यार क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी डाउन है, तो वो कहेगा कि अगर 500 रुपए में ये इतना काम करके दे रहा है, तो 1,000-1,500 रुपए में एक ऐसा बंदा मुझे मिल जाएगा जो क्वालिटी भी अच्छी होगी, रेट भी ठीक होगा। उसको कहते हैं मिडल मैन। सही है। तो आपका क्लाइंट इसी तरह काम करता है। अभी अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, अल्लाह करे उसके सामने आ जाए, तो कई ऐसे आपके क्लाइंट होते हैं जो प्रपोजल का वेट करते हैं 10 दिन। मैंने देखा है अपवर्क में, या आपका जो फीवर है, और इसके अलावा और दूसरे प्लेटफॉर्म है, जो प्रोजेक्ट देने वाला बंदा होता है, वो 10 दिन से उसने डाला हुआ है, और लोग उसको प्रपोजल भेजे पे भेजे चले जा रहे हैं। 150 प्रपोजल एक काम का जा चुका है उसके पास। 150 प्रपोजल एक काम का। क्यों ले रहा है वो 150 प्रपोजल यार? पहले तो लोग वो ढूंढते थे खुद, जैसे आप लोग दराज पे ढूंढते हैं, या कोई प्रोडक्ट चाहिए ना आपको, तो क्या करते हैं, ऐसे ही है ना, सर्च करते हैं कि कौन सा बेहतर है। फिर कमेंट्स भी आप देखते हैं। समझे मेरी बात को? तो आप अपने काम को अपने नजरिए से ना देखें, बल्कि क्लाइंट के नजरिए से देखें कि क्लाइंट जब आपको सर्च करेगा तो वो क्या करेगा। हम भी तो ऐसे ही करते हैं कि कोई भी चीज हम लेंगे, और उसका हम पहले रेट देखते हैं कि बाकियों से कैसा है, फिर उसके रिव्यूज देखते हैं। फिर मैं तो ये भी देखता हूँ कि कितने बिक चुके हैं प्रोडक्ट। मैं ये नहीं देखता हूँ कि 5 स्टार या 4 स्टार है। क्यों? अगर एक बंदे ने रिव्यू दिया है और उसने 5 स्टार दिए, तो उसका रैंक 5 स्टार होगा। ये टेक्निक को ध्यान में रखना। अगर 10 बंदों ने खरीदा है उस प्रोडक्ट को, लेकिन नो का जवाब ही नहीं है, उसने रिव्यू नहीं दिया, और एक बंदे ने उसका रिव्यू दिया है और 5 आउट ऑफ 5 दिया, तो उसका रैंक 5 ही होगा। ये तो डिवाइड होता है, जब 10 के 10 देंगे, तो देखेंगे किसने ज्यादा दिया, किसने कम दिया, उसके बाद परसेंटेज बनती है। तो बाज़ औक़ात हम खाली स्टार देख के उठा लेते हैं। भाई कमेंट्स भी देखें, कमेंट्स देखें। अब एक प्रोडक्ट है, उस पे 5 स्टार है, वो प्रोडक्ट एक ही बिका है। एक कमेंट, एक प्रोडक्ट है, मुझे चाहिए, मिसाल के तौर पे मुझे जो है ट्राईपॉड चाहिए मोबाइल के लिए, और मैंने इसको सर्च किया, 500 का मुझे मिल रहा है या 1500 का मुझे मिल रहा है, और उस पे 5 स्टार है, एक बंदे ने खरीदा हुआ है। दूसरी तरफ मैंने देखा कि 350 प्रोडक्ट बिके हुए हैं, उसके रेट भी 500 है, और उसके ऊपर कमेंट तकरीबन 40 कमेंट है, और उसका जो स्टार है वो 4.5 है। तो क्या ख्याल है, किसको चुनना चाहिए? तो उसका तो 4.5 है, उसका क्या है, 4.5 है, उसका 5 है, तो 4.5 को क्यों चुन रहे हैं? डेफिनेटली। ठीक है। अब आप अपनी प्रोफाइल को ध्यान में रखें कि आपकी प्रोफाइल इसी तरह जज की जाएगी। ठीक है। वो ये भी देखेगा कि आपके रेट कैसे हैं, और वो ये भी देखेगा आपने कितने लोगों को काम करके दिया। आप अगर बैठ जाएंगे जी मैं $50 पर आवर काम करूंगा, उससे कम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा काम इंतहाई नफीस है, मैं बहुत बेहतरीन काम करके देता हूँ, हो सकता है 1 महीने में भी आपके पास क्लाइंट ना आए। आप 25,000 से काम शुरू करें, 50,000 को छोड़ दें, 20,000 से शुरू करें, 10,000 से शुरू करें। जब आप देखेंगे हाँ जी मेरे प्रोफाइल पे काम करने वालों की तादाद 200 से ऊपर होगी, मेरे 200 से ऊपर क्लाइंट है, अब आप $50 के बजाय आप लगाएं $90, लोग आपकी तरफ राग़िब होंगे। क्यों? बिकॉज यू हैव डन योर वर्क इन अ वेरी गुड मैनर, एंड यू ऑल्सो हैव द मेनी क्लाइंट्स, एंड यू हैव द गुड रिव्यू। अब वो जो रिव्यू है, वो क्लाइंट को पढ़ने वाला है, जो क्लाइंट जो पढ़ने वाला, मिसाल के तौर पे मैं हूं, और मैं जो है किसी का रिव्यू ले रहा हूँ, तला का रिव्यू ले रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जी यहाँ पर 50 लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किए हैं। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि तला ने उसको 5,000 में काम करके दिया था या 50,000 में काम करके दिया था। समझ रहे हैं? इट्स अ बिजनेस स्ट्रेटेजी। मुझे कमेंट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर तला के लिए 50 लोगों ने पॉजिटिव वर्क दिया, ये बड़ा अच्छा लोगो डिजाइनर, इससे ले लो।
जबकि तला के जो रेट है वो बाकियों से ज्यादा है, बाकी $25 में, $20 में, $40 में, तला ने $80 लगाए हुए। तो मैं इसको उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कमेंट्स बता रहे हैं अच्छा काम करने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसने अपने कमेंट्स कैसे कमाए $5 पे काम करके। अब ये मुझसे 70 ले रहा है, ये अलग की बात है। लेकिन ये सारी चीजें हमें किस में देखनी है? अपनी प्रोफाइल में। इसीलिए मैंने बताया कि अकाउंट बनाना बड़ी बात नहीं है। 5 मिनट की यूट्यूब की कोई वीडियो देख लें आप, 10 मिनट की देख लें, आपको पता चल जाएगा अकाउंट कैसे बनाते हैं। मैं वो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो नहीं की जाती, जो नहीं की जाती। ठीक है, तो हमारा जो अगला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, यूजर नेम और प्रोफाइल। प्रोफाइल पिक्चर यार मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो बाज लोग ऐसा करते हैं कि आपकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर कैसी लगाते हैं, नॉर्मल सी। ठीक है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाते हैं। वो प्रोफाइल पिक्चर कैसी लगाते हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब वो जो नहीं ऐसे पासपोर्ट साइज खिंचवाते ही हूँ ऐसे करके, इस तरह से नहीं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपकी इलिस्ट्रेटिंग टाइप की अगर इमेज लगेगी तो वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि वो तस्वीर आपके क्लाइंट के दिमाग में आपकी स्किल बिठा रही होगी। बिल्कुल। अगर कोई फोटोग्राफर है ना, तो उसने अपनी तस्वीर लेनी है एक ब्यूटीफुल सीन के ऊपर, हाई रेजोल्यूशन के ऊपर, और बड़ा जबरदस्त करके पोज बना के उसने लेना है। अब एक फोटोग्राफ मैं किसी इवेंट के लिए फोटोग्राफर को हायर करना चाह रहा हूँ, और मैं उसकी प्रोफाइल सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी अपनी तस्वीर अजीब सी लगी हुई है। व्हाट डू यू थिंक दैट कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मुझ पर? कोई खास इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं बोलूंगा यार इसकी अपनी तस्वीर सेट नहीं है, ये हमें क्या करेगा? समझ में आ रही है बात? तो वो पुरानी मिसालें हैं कि मोची की जूती तो हमेशा टूटी हुई होती है। तो लोग पहले इस पे बिलीव करते थे कि यार जो बंदा जिस फील्ड का माहिर होता है अपने अंदर वो उतना ही कमजोर होता है। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। कोई ये बोल सकता है कि इरफान साहब जो हैं वो 17 सालों से पढ़ा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, टीचर हैं, या वगैरह वगैरह जो भी लोग कहते हैं, तो मैं उनको बोलूं यार नहीं, मैं अपने बच्चों को तो सही तरह पढ़ा नहीं सकता या उनकी तरबियत सही नहीं कर सकता। मैं बोलूं अपने बच्चे तो किसी से नहीं पलते। ये एक आम सी मिसाल है ना, लोग कहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। यार व्हाट डू यू थिंक दैट कि अगर आप अपने भाई की, अपने बच्चे की खुद तरबियत नहीं कर सकते, तो आप हजारों लोगों की किस तरह तरबियत कर रहे हैं? यही तो चैलेंज है। वो कहते हैं ना कि भाई मैं तो उस जगह से खाना खाऊंगा जो खुद भी वही खाना खाए। आप गोश्त वाले के पास जाते हैं, अक्सर बोलते हैं ना, वो बोलता है भाई हमारे घर पे भी यही गोश्त जाता है। क्यों कहता है वो? समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपने अपनी इमेज जो लगानी है, लोगों ने लगाई भी होती है, बड़ी लोगों को अच्छा बातों का अजीब भी लगती है। एक बंदा है, उसने ऐसे हवा में उड़ते हुए एक तस्वीर उसने खिंचवाई है। दोनों टांगे उसकी ऊपर हैं, एक हाथ उसका ऊपर है हवा में, और उसने तस्वीर खिंचवाई है। लेकिन वो कौन है? वीडियो एडिटर है। वो इम्पैक्ट दे रहा है कि मेरे पास शूट करने के बे इंतहा तरीके। ग्राफिक डिजाइनर है, उसकी इलिस्ट्रेशन उसके अंदर आई हुई है। प्रिंट डिजाइनर है, उसके अंदर अलग चीज है। लोगो डिजाइनर है, उसने अपनी तस्वीर के साथ एक लोगो टाइप का बनाया हुआ है, लोगो इफेक्ट दिया हुआ है। इसी तरीके से जो टाइपिस्ट है उसने अपनी अलग दी हुई है। टीचर है, उसने अपनी एक फॉर्मल दी हुई है। फॉर्मल से मुराद ये कि हंसती हुई। सेल्फी तो नहीं होनी चाहिए, पहली चीज तो ये कि सेल्फी ना हो, और एक अच्छा पोज हो, और आपकी स्किल्स के लिहाज से हो। इमेज बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। बास हजरात बहुत ही हाई प्रोफाइल कहीं किसी जगह पे जाके और तस्वीर खिंचवा लेते हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल तस्वीर खिंचवा लेते हैं। लोग समझते हैं कि यार ये बहुत ही बेहतरीन बंदा है, और जब वो किसी बंदे से मुलाकात करते हैं या बात करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, तो सारा का सारा स्टेटस गिर जाता है। इस चीज को ध्यान में रखें कि आप किसी का नाम सुनकर या किसी की तस्वीर देखकर उसके बारे में एक छोटा सा प्रोफाइल या स्टेटस अपने माइंड में बना लेते हैं। ये हर इंसान की खुसूसियत होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा बोले यार आज हमारे प्रोग्राम में ना फलां शख्स आने वाला है। कौन है भाई? ये बहुत बड़े आदमी है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं ना। आपने एक दिमाग में एक इमेज आपकी बन गई। अब जब वो बंदा आया है, आप उसके इस्तकबाल में खड़े हैं और वो चिंची से उतर रहा है, तो अभी आपने उसकी स्किल्स देखी नहीं है, ना उससे बात की है, ना उससे पढ़ा है, ना उससे समझा है। आपके अंदर जो स्टेटस जो थोड़ा सा बिल्डअप हुआ था ना, वो वहीं गिर गया। वही बंदा अगर वीगो से उतर रहा है, तो जो थोड़ा सा स्टेटस आपने बनाया हुआ था वो और बढ़ गया। यार मैं तो सोच रहा था कि यार ये तो इतना सा होगा, लेकिन ये तो इतनी बड़ी गाड़ी में से उतर रहा है, इसके साथ गार्ड है, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। ये इंसानी फितरत है। ठीक है, तो क्लाइंट को जब आप कोई प्रोफाइल दिखाते हैं अपनी, या कोई इमेज दिखाते हैं, और जब आप उससे बात करते हैं, तो बात करने का जो आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ है, उसका अंदाज है, वो वहां से जज कर लेता है आप कितने पानी में। यही वजह है कि प्रोफाइल में हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा स्किल नहीं डालेंगे। अभी हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर, एक्स्ट्रा स्किल के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे लोग बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, लोगो डिजाइनर, वीडियो एडिटर, फोटो एडिटर, तो फलाना ढिमकाना, तो ये और वो सारी चीजें डाल दी। अब क्लाइंट अगर आपसे सवाल कर रहा है और आपको उसका जवाब नहीं आ रहा, फिर क्या करेंगे आप? जैसे हमने कल बात की ना फोटोशॉप की, कैनवा के ऊपर,
और मैं आपसे वैसे ही एक सवाल कर लेता हूँ, जो लोग कैनवा पे काम करते हैं, कैनवा पे आप वेक्टर इमेज पे काम करते हैं या रास्टर इमेज पे काम करते हैं? क्लाइंट बन के मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन क्लाइंट हूं मैं आपको कह रहा हूँ जी मुझे $25 में ये लोगो बना दे, आप कह रहे हैं जी हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे वेक्टर में बना के देंगे रास्टर में? आप क्या जवाब दोगे? ठीक है, मैं बोलूंगा मुझे तो वेक्टर में चाहिए, फिर आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे वेक्टर में बन ही नहीं सकता। तो बोलूंगा तो बन ही नहीं सकता तो भाई तुमने प्रोफाइल में डाला क्यों, मेरा टाइम जाया कर दिया। आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, मैंने वो काम करवाना है, अगर वो चीज आपके अंदर नहीं है तो मैं किसी और बंदे से पूछता ना, यार मेरा सारा टाइम जाया कर दिया। अभी आप मुझे कह रहे हो कि जी उसमें बन ही नहीं सकता, आपके आने वाले 50 क्लाइंट वो भी गए, क्योंकि वो खुद अपना काम नहीं कराएगा। एक बंदे को आपने पकड़ना होता है, ये बड़ा मुश्किल है, एक बंदे को, एक क्लाइंट को। एक क्लाइंट आपको मिल जाता है, फिर आपके ऊपर है, आपकी स्किल्स है। मेरा एक दोस्त है इस्लामाबाद के अंदर, उसने कुरान पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन एक स्टूडेंट से, और वो मुझे बता रहा था कि यार फन भाई मैं जगह जगह हाथ जोड़ता फिरता था कि कोई एक स्टूडेंट मुझे दे दे, मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं। आज उसकी अपनी पूरी एकेडमी है, विद इन 2 ईयर उसने अपनी पूरी ऑनलाइन एकेडमी बनाई हुई है, अपने जो वेबसाइट है वो बनाई हुई है, पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, और ठीक ठाक पेमेंट, नहीं बताऊंगा शायद नाराज हो जाए, ठीक ठाक पेमेंट कमा रहा है। जब नेक्स्ट टाइम मैं उससे मिला, मैंने कहा यार माशाल्लाह तुमने बहुत कम अरसे में बहुत तरक्की कर ली, तो उसका जुमला यही था कि इरफान भाई एक बंदा उठाना होता है, आप ही ने तो बताया था। मैंने कहा हाँ मैं बताता हूँ लोगों को, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जाम्पल जानने में ज़रा अच्छा लगता है। उसने कहा कि मैं, एक बंदा जो आया ना स्टूडेंट से, तो मैं महीने में 2 बार उनके वालदेन से बात करता था, उसकी पूरी रिपोर्ट रखता था। हालांकि वो कहते थे मुझे कि भाई रखने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं होता हमारे पास, लेकिन मैं रखता था, ताकि एज अ क्लाइंट उनको मैं लेता था, एज अ पेरेंट्स नहीं लेता था, ताकि मेरी काबिलियत उनके सामने आए कि बच्चे पहले कैसे पढ़ रहे थे, अब कैसे पढ़ रहे हैं, कैसी तब्दीली आ रही है। मेरे पास ही 2 महीने पहले बच्चे पढ़ रहे थे तो उनकी रिपोर्ट ये थी, अब 2 महीने बाद उनकी रिपोर्ट ये आ गई है। अगर रिपोर्ट गड़बड़ भी हो जाती है तो मैं उसी मीटिंग में बता देता हूँ, इससे पहले कि वो मुझे शिकायत करे आपका क्लाइंट, क्योंकि यहाँ पे शिकायत भी होती है, ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे अभी। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे शिकायत होती है, तो पेरेंट्स भी शिकायत करते हैं मेरे बच्चे का इस दफा रिजल्ट सही नहीं आया या वो सही नहीं पढ़ रहा, तो कह रहे कि इससे पहले वो बताता, मैं बच्चे को जांच लेता था, सिनेरियो देख लेता था, फिर मीटिंग के दरमियान कहता था कि आप लोगों ने इस दफा जो है वो शादी की वजह से छुट्टियां बहुत करवाई हैं बच्चे की, अब इसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। और रिजल्ट खराब होता था तो उसके वालिदैन उससे दोबारा रिक्वेस्ट करते थे कि सर आइंदा नहीं होगी इंशाल्लाह, आप थोड़ी मेहनत कर लें। क्या हुआ इससे? क्लाइंट की जो उंगली आपके ऊपर उठने वाली थी वो नहीं होती, मींस कम्युनिकेशन। आपने एक बंदे को पकड़ा, और एक बंदे से आप अपने लातादाद क्लाइंट पकड़ सकते हैं, और लातादाद क्लाइंट के साथ गड़बड़ करके आप सारे क्लाइंट खो सकते हैं। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमने देखना है। बिल्डिंग अ विनिंग प्रोफाइल, इसी के बारे में हमने अभी सारी बात की, सारी डिस्कशन हमने इसी के ऊपर की है कि हम उसमें क्या क्या करें। सबसे पहले हाईलाइट योर एक्सपीरियंस एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ना कि आप यूनिक कैसे हैं। मैं यूनिक इस तरह से हूं भाई कि आपको एक बंदा लोगो 5,000 का बना के दे रहा है, मैं आपको वही लोगो 15,000 का बना के दे रहा हूं, लेकिन ये यूनिकनेस नहीं है। यूनिकनेस ये है कि जो बंदा वो लोगो 50,000 का बना के दे रहा है, मैं क्वालिटी वही रख रहा हूँ। एक बंदा 50,000 रुपए में अच्छी क्वालिटी का बना के दे रहा है, एक बंदा 5,000 रुपए में लो क्वालिटी का बना के दे रहा है। मैं 15,000 रुपए ले रहा हूँ, यानी कि प्राइस मेरे 50,000 से कम है, क्वालिटी 5,000 से कई गुना ज्यादा है, 50,000 के बराबर है, लिहाजा मैं यूनिक हूँ। और आप भी ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में उठाते हैं। एक परफ्यूम लेने चले जाएं, आप बोलेंगे रेट कम हो लेकिन टाइमिंग अच्छी हो, ऐसे ही है ना। लोग अक्सर बोलते हैं जी आपको 12 आवर अगर टाइमिंग की चाहिए तो उसका परफ्यूम आपको इतने का मिलेगा, ये सस्ता वाला परफ्यूम है, तो आप बोलोगे यार कोई ऐसा हो जो सस्ता हो और अच्छा हो, तो वो आपको एक यूनिक चीज निकाल के देगा। वो बोलेगा यार ये है, इसकी कीमत कम है, लेकिन इसकी इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है, फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, लेडीज जेंट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी टाइमिंग भी ज्यादा है। तो यूनिक होने की वजह से लेंगे नहीं लेंगे आप, यही ना। अच्छा, बाय वन गेट वन क्या है? ये भी यूनिक प्रोडक्ट है। मार्केट के अंदर 10 बंदे बैठे हैं, एक बंदा बाय वन गेट वन फ्री दे रहा है, ये क्या है? यूनिक। समझ में आ रही है बात? इन चीजों को हमने जरा अपने काम पे देखना है। यूज कीवर्ड्स रेलेवेंट टू योर स्किल्स, कीवर्ड्स का बड़ा इस्तेमाल है। एसईओ के बारे में मालूम है किसी को? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? हम्म, वेल डन, गुड। कि जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो, उस कीवर्ड, जो भी वर्ड आपने लिखा है वो वर्ड जहां जहां होगा गूगल उसको उठा के लाके दे देगा। तो आपने जो कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं वो अपनी स्किल से रिलेटेड इस्तेमाल करना है। लोग अक्सर कीवर्ड डालते ही नहीं, बोलते हैं यार ये कीवर्ड क्या है, और स्किल ऊपर लिखी हुई है नीचे क्यों लिखूं दोबारा।
क्या मतलब, ये अपने आप को जो है ना थोड़ा सा वो, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे हमने कल भी बात की थी, लोग फ्रीलांसिंग को बहुत आसान समझते हैं, इसीलिए दर दर भटकते रहते हैं। फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत बेहतरीन फील्ड है, लेकिन इसको आप एक्चुअल बिजनेस की तरह करें। अपना बिजनेस होता है, बंदा सुबह फजर के बाद जाता है, रात को वापसी आता है। मेरा अपना काम है भाई, उसके ऊपर मैंने ज्यादा मेहनत, तो भाई ये भी आपका अपना ही काम है फ्रीलांसिंग। जो लोग ये बोलते हैं ना घर बैठ के 2 घंटे काम करके इतने डॉलर कमाओ, ये झूठ बोलते हैं, सॉरी टू से, माजरत के साथ नाराज ना हो। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लाइव भी चल रहा है, तो इसमें नाराजगी वाली बात नहीं है, ये हकीकत बात है कि 2 घंटे में काम करके आप नहीं कमा सकते हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे कल हमने डिस्कस किया कि जब आप बेसिक बिजनेस पे मेहनत करते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है फिर बैठ के खाते हैं, बाकी वर्कर काम कर रहे होते हैं आपके। इसी तरह फ्रीलांसिंग के अंदर भी जब आप एक एक पीक पे पहुंच जाएंगे, तो उस वक्त आपकी टीम काम कर रही होगी और आप बैठ के पैसों का हिसाब कर रहे होंगे। दैट्स इट। उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि बैठकर आप हजारों डॉलर कमा रहे हैं, उस कंडीशन में। स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास शोइंग स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। स्किल्स एंड एक्सपर्टीज जो आपकी अपनी है, आपने वही शो करनी है। एक्सपर्टीज अपनी लिखनी है, एजुकेशन नहीं लिखनी। एक्सपर्टीज अलग होती है, एजुकेशन अलग होती है, स्किल्स अलग होती है, डिग्री अलग होती है। आपने अपनी स्किल्स डालनी है, पोर्टफोलियो बनाना है बेहतरीन किस्म का, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ ये प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ पास्ट वर्क ऑफ प्रोजेक्ट। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हमने दे दी है, इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपके जितने भी पुराने प्रोजेक्ट हैं, मैंने अभी रिसेंटली अपना एक पोर्टफोलियो बनाया, जैसे कल शेयर किया था mirfankhan.com के नाम से। आप यकीन मानेंगे 2012 में मुझे एक बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। उसको ढूंढने के लिए मैंने 2 दिन लगाए अपनी फेसबुक के ऊपर, लेकिन वो एक तस्वीर मैंने निकाली अपने पोर्टफोलियो पे लगाने। और वो जब वो निकाली भी ना, तो वो अजीब से डिजाइन था, इतना पुराना, और एक छोटे से स्कूल में अगर मुझे मिला है, तो खैर छोटा तो स्कूल तो नहीं बोल सकते, तो एक इदारे से मिला है मुझे, तो वो जाहिर सी बात है, वो एक अहमियत रखता है। तो वो मैंने लगाया उसके अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर। तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है भाई। बंदे को पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। फेक सीवी से, फेक प्रोफाइल से और फेक पोर्टफोलियो से परहेज करें। और फेक का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप नाम दूसरा कहें, फेक एक्सपर्टीज डालने से। आपके अंदर एक क्वालिटी है, अच्छी तरह रिप्रेजेंट करें, क्लाइंट आएगा आपके पास। जहां आपने गड़बड़ कर दी, क्लाइंट का ट्रस्ट आपके पास से हट गया। बाज़ औक़ात वो आ जाती है, क्या नाम है, स्ट्राइक आ जाती है आपके ऊपर, कंप्लेन हो जाती है, तो वो फिर बैंड कर देते हैं। ये बीच में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में फेवर जो है वो बैंड हो गया था, पूरा पूरा बैंड हो गया था। क्यों हो गया था? फ्रॉड की वजह से हुआ था ना। और फ्रॉड क्या हो रहा था कि एक बंदा चार चार आईडीज के ऊपर काम कर रहा है। गलत है ना, नाजायज है, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। सबसे आखिरी में मैंने लिखा इंक्लूड योर सर्टिफिकेशन, सबसे लास्ट में, और क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स वगैरह, या वो भी, और सर्टिफिकेट भी कौन से वाले कि जो आपने ट्रेनिंग्स वगैरह ली है, जैसे स्किल्स के हवाले से। हाँ, स्किल्स के हवाले से। ऐसा नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग की है, जैसे मेरा एक दोस्त है एनईडी से, उससे इंजीनियरिंग की है, लेकिन मौजूदा वक्त में लैपटॉप का कारोबार करता है वो, बहुत अच्छा चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। वो बताता जरूर है कभी कभार कि यार मैंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन उस पर इतना जोर नहीं डालता। यार वो मैंने इंजीनियरिंग की है एनईडी से, लेकिन मेरा बिजनेस माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। फिर वो सारी बातें अपनी बिजनेस की करता है। तो जो आपकी स्किल्स हैं, मिसाल के तौर पे आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हैं, तो आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है फ्लटर कोर्स की, रिएक्ट की, या दूसरी किसी एप्लीकेशन की, एंड्रॉइड स्टूडियो की, आपने ट्रेनिंग ली है, आपने क्लासेस ली हैं, आपने कोर्सेज किए हैं, उसके सर्टिफिकेट आप डालें कि मैंने ये काम किया। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेरे ख्याल में समझ में आ रही होगी ये बातें। ठीक है, तो बस हम कंटिन्यू करेंगे और फिर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम इधर अपवर्क पे अपनी वेबसाइट्स पे आएंगे, सारा आपको प्रैक्टिकली करके बताया जाएगा। लेकिन हमने यहाँ कंटिन्यू में एक चीज और रखी है, सिलेक्टिंग रेलिवेंट प्रोफाइल सैंपल, पोर्टफोलियो सैंपल। रेलिवेंट आपका जो पोर्टफोलियो है, आपने वो रखना है। कल मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, उसने कहा सर, डू यू हैव अ प्रपोजल फॉर द क्लाइंट इन पीडीएफ, काइंडली सेंड मी। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चे नाराज हो जाते हैं यार। मुझे ये समझ में नहीं आता। एक सही बात मैं बताऊं, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप नाराज कभी भी ना हो। क्लाइंट अगर आपको कुछ बुरा भी कह देता है ना, तो आप कहें ठीक है सर, क्लाइंट को नहीं जाने देंगे आप। क्योंकि जब आप मुस्कुरा के उसको बोलेंगे ना, ठीक है सर, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो हो सकता है उस वक्त थोड़ा सा आपको शेम महसूस हो, लेकिन वो क्लाइंट सोचने में मजबूर आ जाएगा, यार ये ज्यादा अच्छा बंदा है। जैसे हमारे जो है तहसीन तहसीन भाई को आज भी अफसोस है गुलाम मोहम्मद भाई का, कि यार वो तो बहुत अच्छा नाइस आदमी है यार। आज भी कहता है, वो क्या वाकया था, खैर वो तो एक अलग चीज है, लेकिन गलती से किसी के साथ इसने मिसबिहेव कर दिया, और उसने बड़े इज्जत एहतराम से इसके साथ बात की,
और ये आज भी डिस्कस करता है कि इरफान साहब मुझे उसका, हालांकि इसने माफी भी मांगी, उसके बावजूद ये आज भी बोलता है यार मुझे बड़ा अफसोस है, उस बंदे ने आगे से कुछ भी नहीं कहा। तो अगर आपका क्लाइंट बाज़ औक़ात गुस्से में आपको बोल देता है कुछ, तो आप उसको अपनी पॉइंट को हम्बल वर्ड में डिफेंड करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने का मतलब ये कि अगर सामने वाला कस्टमर है, उसने आपको, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, अपवर्क की बात करते हैं, आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, आपने उसको बोला ये काम मैं इतने दिन में करके दे दूंगा, ठीक है। आपका जो क्लाइंट है उसने भाई बेड कमेंट्स दे दिए, बेड रिव्यू दे दिए कि 10 दिन हो गए, इस बंदे ने मुझे काम करके नहीं दिया, मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, और मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, या वगैरह वगैरह जो भी है, कुछ हार्श वर्ड भी डाल दे। तो आपने देखा ये बेड कमेंट आ गए, जैसे दराज वाले अक्सर करते हैं, ये पॉलिसी गलत है, इसलिए वो अक्सर लोग रो रहे होते हैं कि यार दराज सही नहीं है, वरना बहुत जबरदस्त है। दराज है, आपका अली एक्सप्रेस है, ये बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे, ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं, लेकिन बिजनेस टेक्निक आनी चाहिए। तो आपने उसको छोड़ना नहीं है। एक तो ये है कि आप उसको भी रिप्लाई में गालियां दो, तमीज नहीं है बात करने की, मैं फ्री लांसर हूँ, तुम्हारे अब्बा का नौकर थोड़ी हूँ, फ्री लांसर इसलिए बनाऊं कि गालियां सुनूं, कंपनी में काम कर लेता इससे बेहतर तो था। ऐसा भी नहीं करना। और ऐसा भी नहीं करना कि आप बोले यार क्लाइंट है यार जो बोल रहा है बोलने दो, छोड़ो। आप हम्बल वर्ड में लिखें, डियर सर एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट आई आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, यू डिडंट प्रोवाइड मी द कंप्लीट कंटेंट। और ये उसकी जो भी मेरी कम्युनिकेशन है, जो चैट बॉक्स है, उसकी तस्वीरें हैं, वो उसमें डालें कि सर मैंने इस दिन आपसे मांगा था, इस दिन आपसे मांगा था, इस दिन आपसे मांगा था, आपने कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया। मैं तो आपको 10 दिन के बजाय 8 दिन के अंदर काम करके देने वाला था, लेकिन कंटेंट होगा तो मैं आपको काम करके दूंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द लेट, बट प्लीज काइंडली प्रोवाइड मी कंटेंट, इंशाल्लाह आई विल डू इट इन कपल ऑफ डेज। 2 दिन के अंदर मैं आपको करके दे दूंगा, मुझे कंटेंट दे दे। कितनी जबरदस्त बात हो जाएगी। अगर वो आपको देता है तब भी, नहीं देता तब भी, क्योंकि जब रिव्यू के ऊपर आएगा, सबसे पहले तो आपको ये वाला जो अपवर्क है या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, जब वो उसको रिव्यू लेगा पूरा, तो उसको पता लग जाएगा कि यार इसमें हमारे जो हमारा फ्रीलांसर है उसकी कोई गलती नहीं है, क्लाइंट की गलती है, क्लाइंट गड़बड़ कर रहा है। एक दूसरा, जब दूसरा क्लाइंट पढ़ेगा, उसकी हमदर्दी आपके साथ ऑटोमेटिक हो जाएगी, वो किसी और से करवाए ना करवाए, आपसे जरूर करवाएगा। वो बोलेगा यार इसके साथ नाजायज हुआ यार, इसके साथ गड़बड़ हुआ है, और ये बाद में भी बोल रहा है कि मुझे आप मुझे 2 दिन में नहीं देंगे, तो कंटेंट नहीं दोगे काम कैसे होगा। उस क्लाइंट को गालियां देना शुरू कर देगा। तो बिल्कुल छोड़ो भी नहीं क्लाइंट को, हम्बल होने की वजह से कि नहीं यार क्लाइंट ने कह दिया, बुरा भला कह दिया, जाने दो। लेकिन ऐसा भी ना करें कि आप बहुत ज्यादा हार्श हो जाए उसके साथ, बुरा भला बोले। क्लाइंट क्लाइंट है, ठीक है, वो इंडिया में कहते हैं ना भगवान समान होता है, कुछ इस तरह, ठीक है। तो क्लाइंट क्लाइंट है, लेकिन रिस्पॉन्स, अगेन मैं फिर कहूंगा, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ही है ना ये। आप अपनी इस जबान से लोगों को चीर फाड़ सकते हैं, और इसी जबान से किसी के जख्म सी सकते हैं। ये बहुत ही अहम हिस्सा है आपके बॉडी पार्ट का। सो कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रेलिवेंट प्रोफाइल होना चाहिए, शो केस डाइवर्सिटी इन स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स, हाईलाइट सक्सेसफुल और नोटेबल प्रोजेक्ट्स। जैसे कल आपसे बात कर रहा था, आपका प्रोजेक्ट डील हो गया, सही हो गया, मतलब फिजिकली, फिजिकली भी लोग फ्रीलांसिंग करते हैं ना, फिजिकली कैसे, थर्ड पार्टी सोर्स के हवाले से, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे एक बार एक जगह पर एक वेब, पूरा एक वेब साइट बनवाई थी हजरत ने, एक मदरसा है उसकी कई ब्रांचेज हैं। तो उन्होंने जो है बिनोरी आईटी सॉल्यूशन से, हमारे जो डायरेक्टर है नईम साहब, उनसे बनवाई थी, और 3 साल का अरसा लगा था ऑलमोस्ट। लेकिन मुझे वो इतना पसंद आया कि जब उन्होंने अपनी उस वेबसाइट का एक इवेंट रखा, रिव्यू का इवेंट रखा कि यार हमारी ये वेबसाइट बन गई है, तमाम जितनी भी ब्रांचेस है वहां के लोगों को बुलाया वगैरह वगैरह, उसमें डेवलपर को भी बुलवाया। मुझे बहुत पसंद आई ये बात, बहुत पसंद आई। उन्होंने डेवलपर को तो आपने पैसे दे दिए, काम करवाया, खत्म, लेकिन उसको आपने रिस्पेक्ट दी, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं भी उनके साथ गया, बता, हमें भी रिस्पेक्ट दी, हमें सूट भी दिए, पैसे भी दिए, लेकिन तस्वीरें नहीं खिंचवाई। तस्वीरें वहां पे अलाउड नहीं है, मूवी वगैरह बनाना अलाउड नहीं है। तो एक ये चीज थी कि हमारा पोर्टफोलियो बन नहीं पाया। लेकिन मेन चीज हम ये बोल रहे थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पोर्टफोलियो बनाने थे, थोड़ा तस्वीर हो जाए, एक ग्रुप फोटो हो जाए, या इस तरह से। यहाँ तक कि जब वो रिव्यू दे रहे थे हमारे डायरेक्टर, तो मैं उसकी वीडियो बना रहा था, तो उस पर भी मुझे एक हजरत ने मना करते, बोले यार ये हमारे जो सीईओ है वो नाराज होते हैं, वीडियो ना बनाए। तो कहने का मकसद ये है कि आप प्रोजेक्ट, अगर फिजिकली भी आप किसी के साथ वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप इवेंट में लाजमी शरीक हो। एक तो सुस्त लोग हैं हमारे, माजरत के साथ, या कहीं कोई इवेंट होता है, बोलते हैं यार आज छुट्टी मारेंगे, मजा करेंगे, जाते ही नहीं है। यकीन जान ले, कोई इवेंट होता है, लोग कहते हैं यार छुट्टी मारेंगे यार, छोड़ो कौन जाएगा इवेंट में, खामा के थकेगा, बैठे रहना है। आपको 6 घंटे बैठे रहना पड़े एक तस्वीर के लिए, आप बैठे रहे, 6 घंटे वेट करें, फिर किसी के पास जाएं, उसके साथ मिलें, सलाम दुआ करें, एक आध तस्वीर खींचें। ये आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काम है। तो जब आप प्रोजेक्ट किसी के साथ करते हैं, प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है, आप टीचर हैं, कहीं पे पढ़ा रहे हैं, कोर्स का एंड हो गया, आपने एक छोटा सा एक इवेंट रख दिया, आप इंस्टीट्यूट के मालिक को बोल दें
या कंपनी के मालिक को बोलते हैं यार ये खत्म हो गया, थोड़ा सा इसको थोड़ा मैंने पोर्टफोलियो करना है। तो पोर्टफोलियो तो खैर ना कहें, इसको कहें इवेंट, क्योंकि कम्युनिकेशन वही अगेन आप उनको जाहिर करेंगे जैसे ये उनका फायदा है या दरमियानी बात हो रही है कि थोड़ा मैं कर लूँ थोड़ा आप कर लें। ठीक है, यही वजह है कि बाज़ औक़ात पे लोग फ्री जाके काम करते हैं कंपनीज के साथ, इदारों में जाके काम करते हैं। हमारे एक और सॉफ्टवेयर हाउस वाले हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, उन्होंने जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपनी पूरी मुकम्मल की, उन लड़कों ने एक ही बेच के थे, दोस्ती होना बहुत अच्छी बात है। तो एक ही यूनिवर्सिटी से उन्होंने मुकम्मल की, चार लड़के, चारों ने प्लान किया कि यार हम किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम नहीं करेंगे, हम अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाएंगे। अब अपना सॉफ्टवेयर हाउस कैसे बनाएं, क्योंकि यंग लड़कों को तो कोई काम देगा ही नहीं, काम देगा नहीं तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी। उन्होंने क्या किया, एक एप्लीकेशन डिजाइन की, और वो एप्लीकेशन डिजाइन करके उन्होंने मदारिस और ये जो वेलफेयर वगैरह उनके पास जाना शुरू कर दिया। उनको कहा कि ये हम खिदमत खल्क करना चाह रहे हैं अपने वालिदैन की बख्शिश के लिए, और अंदर की बात तो खैर मुझे मालूम है ना। तो उन्होंने कहा कि ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाह रहे हैं। अब फ्री फ्री का तो जहर भी लोग ले लेते हैं, ऐसे ही है ना, फ्री का तो लोग जहर भी ले लेते हैं, यार मैं नहीं पीऊंगा तो क्या हुआ, चूहों को डाल दूंगा, ऐसे ही है। तो वो लेना शुरू कर दिए। अब उस सॉफ्टवेयर में खास बात है या नहीं है, ये इसको हम छोड़ देते हैं, हम बिजनेस टेक्निक की बात कर रहे हैं। खैर ये एग्जांपल तो बात के लिए थी, अब निकल आई तो मैंने कह दिया। तो फिर क्या हुआ कि विद इन 6 मंथ उनके 48,000 क्लाइंट्स मैंने अपनी आंखों से देखे, सिर्फ कराची के अंदर। उनमें से उनमें से 48,000 में से 40,000 फ्री वाले होंगे, 40,000 फ्री वाले होंगे। वो एक ही एप्लीकेशन हर जगह चला रहे हैं, क्लाइंट को बना के दिया। जैसे जीमेल है ना, जीमेल आपको पूरा मिलता है, जीमेल पे तो आप एक आईडी बनाते हो, एक यूजर बनते हो, जीमेल वैसे का वैसे ही है, सही है। तो वो सॉफ्टवेयर वैसे का वैसे ही है, आईडी बना बना के उन्होंने दे दी है। तो 40,000 उनके क्लाइंट होंगे फ्री वाले, 8,000 तो पेड है, 8,000 तो पेड है। अब उन्होंने किया ये कि पहले क्लाइंट्स को ग्रैब किया, क्लाइंट को ग्रैब करने के बाद फिर उन्होंने उनके पास हर महीने बाद जाके थोड़ा सा सर इंट्रोडक्शन दे दिया हमारी वेबसाइट के लिए, ये सॉफ्टवेयर कैसा है, सही काम कर रहा है। वो भी भाई बड़े जबरदस्त किस्म के कमेंट देने के, यार नहीं माशाल्लाह मेहनत करने वाले बच्चे हैं, इन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया वगैरह वगैरह, इस तरह से ये वो उन्होंने अपनी पूरी पोर्टफोलियो अपनी वेबसाइट बनाई। उसके बाद उन्होंने मार्केटिंग कर दी, डिजिटल मार्केटिंग कर दी। अब डिजिटल मार्केटिंग में वही वाली बात जो मैंने आपको दराज वाली बोली थी, कि आप रिव्यू देखते हैं, ये नहीं देखते कि कम पैसे वाला है ज्यादा पैसे वाला है, आपने देखा रिव्यू पॉजिटिव है। किसी को क्या पता कि इन्होंने 48,000 क्लाइंट में से 40,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दिया। उन्होंने पेड करना शुरू कर दिया, और माशाल्लाह चारों लड़के लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। अब उनमें से हर बंदे का अलग अलग सॉफ्टवेयर हाउस भी बना हुआ है, साथ मिलके भी काम करते हैं स्टिल सेम प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और अब एक छोटे छोटे अपने ही फ्लैट्स के अंदर उन्होंने छोटे छोटे से क्या 8-8 बंदे रखे हुए, 6-6 बंदे रखे हुए, रात भर काम चल रहा होता है उनका फ्रीलांसिंग पे। बिजनेस टेक्निक आनी चाहिए, आपको काम करने का तरीका आना चाहिए, क्लाइंट को ग्रैब करना आना चाहिए। फ्रीलांसर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग पागल हुए हुए हैं कि कहीं से मुझे फ्रीलांसिंग सीखने को मिल जाए, मैं फ्रीलांसिंग करना सीख जाऊं। तो फ्रीलांसर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल ऐसे ही है जैसे कल हमने बात किया था कि नॉर्मल बिजनेस है फिजिकल। आपकी मर्जी आप पूरी कंपनी खोलें, आपकी मर्जी आप एक वेजिटेबल का ठेला लगा लें, वो आपका अपना बिजनेस है। तो फ्रीलांसिंग भी इसी तरह से, आपकी मर्जी पूरा सॉफ्टवेयर हाउस खोल के बैठिए, आपकी मर्जी एक सिंपल सा आप कंटेंट राइटर बन के बैठिए, एक लोगो डिजाइनर बन के बैठिए, दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करें, आपकी मर्जी। लेकिन जितनी मेहनत करेंगे फिर ये बिजनेस ऊपर चलेगा। अब हमारा ब्रेक हो रहा है विद इन 10 मिनट्स, ठीक है, हम फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। और हमारे जो प्लेटफॉर्म है अब बाकायदा उसके ऊपर जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे देखेंगे लोगों ने अपनी प्रोफाइल किस तरह बनाई हुई है, हमें किस तरह बनानी चाहिए, लोग क्लाइंट अगर सर्च करेंगे तो वो किस तरह सर्च करेंगे, आपका नाम ऊपर कैसे आएगा, स्किल्स अगर आपके पास हैं भी तो स्किल्स कैसे डालनी है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।